everyone. Today I am here once again and today we discuss about a new topic which is work, power and energy. आज का हमारा टॉपिक है वर्क, पावर और एनर्जी. ये तीनों टॉपिक है एक्चुअली एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है. को रिलेटेड क्यों है? क्योंकि अगर हमें वर्क का डेफिनेशन पता चल गया, वर्क क्या है ये समझ में आ गया, उसे एक फार्मूला में हम लोग डिराइव कर लिए, तो बाकी हमारे दो जो टॉपिक्स हैं पावर एंड एनर्जी, वो भी वर्क से ही हम लोग इजीली उसको डिराइव कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट वर्क. वर्क क्या है? पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद इसे सिंपल वे में समझेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज when a force acts on an object and the object starts to move in the direction of the applied force, then a work is said to be done. इसका डेफिनेशन को हम सिंपल वे में समझ लेते हैं. इसमें कहना ये चाह रहा है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा. और मूव करेगा किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा. और इसी पूरे फिनोमिना को हम वर्क कहते हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ वर्क हो रहा है. वर्क इज सेड टू बी डन. ओके, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये कि हमने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया मूवमेंट. किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है. और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग कहते हैं वर्क. Okay, so it is simply a product of the force applied and the displacement in the direction of applied force. ये actually work done, ये actually product होगा जो force हमने अप्लाई किया है उस force का, और displacement जिस direction में हो रहा है उसका. तो अगर हम यहाँ suppose करते हैं कि work done भी capital W, okay, and the force applied is capital F and the direction is S. ओके, स्मॉल एस, कैपिटल एस कुछ भी ले सकते हैं, ये जस्ट हम लोग डिराइव करने के लिए ले रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए. सो इसको फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. ओके, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है? यहाँ पर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? ये अब बेस करता है एंगल, जिस एंगल में वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर एंगल को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एक वैल्यू लेंगे थीटा. ओके, थीटा यहाँ पर वो एंगल है किसके बीच का? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके बीच का एंगल है थीटा. सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसे डिराइव करने के लिए लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा. कॉस थीटा यहाँ पर हमारा एंगल है F और S के बीच का. ओके, सो थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल होगा, छोटा सा एंगल होगा बिटवीन F एंड S. और वर्क क्या है? वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट है जूल और CGS यूनिट है अर्ग. ERG इसे आप नोट कर सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट है जूल और CGS यूनिट है अर्ग. अब अगर हमें डिराइव करना पड़ेगा कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. ओके, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर. जैसे कि अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि वर्क को समझने के बाद ही पावर और एनर्जी हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी दो एक्सप्रेशन पावर और एनर्जी ये दोनों हम वर्क के डेफिनेशन को समझने के बाद इजीली समझ सकते हैं. ओके, सो व्हाट द पावर इज़? पावर इज़ एक्चुअली अ टाइम टेकन ऑफ डूइंग वर्क. यानी कि एक वर्क को होने में जितना भी टाइम लग रहा है उसी को हम पावर कहते हैं. ओके, सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर. ऐसा हम लोग सिंपल डेफिनेशन में लिख सकते हैं. सो पावर को डिराइव कैसे करेंगे? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ वर्क डन. सो रेट ऑफ वर्क डन का क्या मतलब है? W बाई टी, वेयर T इज़ अ टाइम. तो पहले के डेरिवेशन में हमने W का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, विच इज़ Fs cos थीटा. सो Fs cos थीटा बाई T इज़ आवर पावर. ओके, यहाँ पर अगर आप कॉपी पेन में नोट डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक टर्म दिखेगा आपको S बाई टी. ओके, S बाई टी यहाँ पर हमारा
एक्चुअली क्या है वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम ऑलरेडी हम जानते हैं प्रीवियस वीडियोस से कि s बाय टाइम इज़ आवर वेलोसिटी। सो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, s बाई टी को हम यहाँ पे v लिख सकते हैं। ओके सो और ये क्या है, पावर इज़ ऑल्सो अ स्केलर यूनिट, क्योंकि ये वर्क से ही डिराइव होके आया है, ठीक है। और तो और ये इसका ऐसा यूनिट है वॉट, और ये एक स्केलर यूनिट है। ओके अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी का बहुत ही सिंपल और इजी मीनिंग, इजी डेफिनेशन, इजी डेरिवेशन। ओके तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि कितने कैपेसिटी से वो वर्क डन हो रहा है, उसका कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो कैपेसिटी कितना है ये अगर हमें पता चल गया तो हम कह सकते हैं कि इस वर्क डन को होने में इतना एनर्जी लग रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर यूनिट और इसका ऐसा यूनिट है जूल। ओके यहाँ पर हम बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले यहाँ पर ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज एक्चुअली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट रिमेन्स कंस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। मतलब इस मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट में उन दोनों का सम वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। जब तक वो मोशन रहेगा उन दोनों का सम किसी भी पॉइंट में कांस्टेंट होगा और इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। ये एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके तो इसे हम अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। क्यों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम वो कंजर्व्ड है, वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द रिएक्शन। ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट पर उन दोनों का सम थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट ही रहेगा, इसीलिए इसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। ओके सो नेक्स्ट इज़ अबाउट काइनेटिक एनर्जी। अब जब 2 टर्म्स इससे पहले हमने अभी डिस्कस की, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके बारे में भी फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वली एक्चुअली पॉजेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी पॉजेस करता है किसकी वजह से, उसकी मोशन की वजह से। मतलब ऑब्जेक्ट में जब मोशन हो रहा है तब उसका काइनेटिक एनर्जी उसी से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में मोशन है मतलब डेफिनेटली वहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी है। ओके और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½mv²। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv², मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसका स्क्वायर और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना उस ऑब्जेक्ट का मास है वो, और उसको हाफ से इंटू करेंगे तो ये हमारा वैल्यू देगा काइनेटिक एनर्जी का। ओके पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो पॉजेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। यहाँ पे हम लोग मोशन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि किस पोजिशन में वो चेंज कर रहा है। ओके सो पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन से चेंज कर रहा है। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में है, मोशन में आ रहा है कि नहीं, या फिर वो मोशन में है तो रेस्ट में कैसे आया, इसके ऊपर हम डिराइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके सो ये इनिशियल फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। अब पोटेंशियल एनर्जी के भी 3 टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तीनों का डेफिनेशन हम जानेंगे, शॉर्ट डेफिनेशन है इसका, तो इसको ईजीएस्ट और सिंपल फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ एक्चुअली वर्क्स व्हेन इफ अ बॉडी ऑफ मास m is raised through a height h against the gravity, then gravitational potential energy works.
यानी कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और उस बॉडी को लेट सपोज उस बॉडी को अगर हम लोग h हाइट तक ऊपर लेके जाएंगे, रेज करेंगे, उठाएंगे, किसके अगेंस्ट में? ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ठीक है। नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें लग रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग उसे कुछ हाइट तक, लेट द हाइट बी h, और ग्रेविटी जो लग रहा है उसको स्मॉल g हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। वो उसका वैल्यू कांस्टेंट है। मास का वैल्यू हमें पता, मतलब ऑब्जेक्ट का मास हमें पता होगा, जिस हाइट तक हम रेज कर रहे हैं वो भी हमें पता होगा, तो हम इजीली इसे डिराइव कर सकते हैं। तो इसे सिंपली कैसे लिख सकते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, mass of the object, gravity and h is our height. Okay, so next definition is about elastic potential energy. इलास्टिक से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है या फिर कोई स्ट्रेचेबल कुछ ऐसा है जिसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, सो इफ़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है? इस टर्म को पहले हमें समझना पड़ेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है स्प्रिंग का वो टेंडेंसिटी या फिर किसी इलास्टिक बॉडी का वो टेंडेंसी कि वो अगर रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि अगर कंप्रेस्ड पोजीशन में है तो कंप्रेस ही रहना चाहेगा, और अगर इनलार्ज पोजीशन में है तो इनलार्ज पोजीशन में ही रहना चाहेगा, जस्ट एज लाइक इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया का जैसा टेंडेंसी है कुछ वैसा ही। तो कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हम उसी को कहेंगे कि उस स्प्रिंग का, लेटर सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, ओके, उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी कि अगर वो कंप्रेस्ड है तो कंप्रेस्ड पोजीशन में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उसे हम स्ट्रेच ना करें, ठीक है। तो और उसे स्ट्रेच करेंगे अगर हम किसी स्प्रिंग, कोई एक स्प्रिंग लेते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसे हम स्ट्रेच करते हैं थ्रू द डिस्टेंस r, ठीक है, लेट द डिस्टेंस बी r, देन आवर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k r स्क्वायर। ओके, हाफ और k हमारे यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है और r स्क्वायर उसके बीच का डिस्टेंस। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी ये कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर ही डिफाइन होगा, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी में हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए उसको कंजर्वेटिव मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और ये कंजर्वेटिव फोर्स हम इसे इसलिए कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, जहाँ की पूरा होल फोर्स कंजर्व हो रहा है, यानी कि रिमेंस कांस्टेंट हो रहा है। बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है सबका सम कांस्टेंट है। ओके, मतलब सारा फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ऐसे बॉडी पर ही हम कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर रहा है। इस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, यानी कि अगर फोर्स का कुछ गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ऐसे बॉडी पर ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क नहीं करेगा। ओके, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद थर्ड पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली लगता है 2 पॉइंट चार्ज के ऊपर, ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बी आर इन वैक्यूम। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड आया है, वैक्यूम, यानी कि इलेक्ट्रिक, 2 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज भी Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम लेते हैं Q1 एंड Q2, Q1I और Q2I करंट और वो चार्ज, करंट और चार्ज, ठीक है। तो वो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे ना, करंट इनटू चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो लेट द 2 पॉइंट चार्जेस आर Q.I एंड Qi। ओके, तो उसे अगर हम किसी डिस्टेंस तक, लेट द डिस्टेंस बी आर, उस डिस्टेंस तक अगर हम दोनों को सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर इन वैक्यूम, वैक्यूम स्पेस में। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड आया है, वैक्यूम। वैक्यूम स्पेस में ही ये फंक्शन होगा। ओके, वैक्यूम स्पेस में जब हम इसे 2 पॉइंट चार्ज को सेपरेट करते हैं तब ऐसे फिनोमिना को यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर रहा है। और इसे डिराइव करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है,
लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम कैपिटल यू लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कैपिटल यू इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 बाई आर। ओके, अब यहाँ पर आप सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ 1/4πε0। ये 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम पहले के स्टेप में ऐसा लिखते कि u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर, जो कि हो भी रहा है कि Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है और उसे हम डिवाइड कर रहे हैं r से, तो उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट तो हमें लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा 1/4πε0 उसी कांस्टेंट का काम कर रहा है। ये ऑलरेडी पोस्टुलेट से डिराइव्ड फॉर्मूला है। और यहाँ पर 1/4πε का एक वैल्यू है जो हम पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने की किसी भी इक्वेशन में। सो इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर c स्क्वायर, बस c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? It is actually work done by a force in displacing a body is equal to change in kinetic energy। जितना वर्क डन हो रहा है एक बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस करने में, और वो इक्वल है किसके? उस बॉडी का जितना चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। ओके, एक और बार फिर से समझते हैं। वर्क डन, जो फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है एक बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में डिस्प्लेस करने के लिए, वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हो रहा है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसके इक्वल होगा। जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तब उसमें फोर्स ज़रूर लग रहा है, तभी वो मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में डिस्प्लेस कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो वो किसके इक्वल होगा? वो मूव किया, यानी कि उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुआ है। पहले कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ और था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो गया, तो उसी के चेंज के इक्वल होगा। ये है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर V1 से V2 तक, ठीक है, फाइनल और ऊपर में इनिशियल और ऊपर में फाइनल लिमिट, और F.ds। ds is our small displacements in the direction of applied force। okay, so इसे हम लिख सकते हैं हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, मतलब k2 माइनस k1। k2 is our final kinetic energy and k1 is our initial kinetic energy। so k2 माइनस k1 को क्या लिख सकते हैं? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो k2 माइनस k1 को और एक फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि है डेल के ई, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल के ई लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा k1 इनिशियल और k2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब k2 इज़ ग्रेटर देन k1 होगा। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कब आएगा? जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगा। ओके, और ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन से, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हम लोग इसे डिराइव करेंगे। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन में ही हमने देखा कि इसमें ऑब्जेक्ट पॉजेस करता है जो फोर्स, वो द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि उसके मोशन की वजह से हो रहा है। इसमें फ्रेम ऑफ इनर्शिया का कोई फंक्शन नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, और उसमें जो वर्क डन होगा उसी को कैलकुलेट करने की इस पूरे थ्योरम को हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ओके, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक वो है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी।
अब एक आइंस्टाइन ने एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस का थ्योरम दिया था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसको इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि मास और एनर्जी वो इक्वल हो जाता है। अब आप सबके मन में क्वेश्चन आएगा फिर से कि मास और एनर्जी कैसे इक्वल हो सकता है किस फेज में। सबसे पहले इसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द मास कैन बी ट्रांसफॉर्ड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा मतलब एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल्सो इनटू मास। व्हेन डेल एन इज मास डिसअपियर्स द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी इज E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। ये हमारा डिराइव फार्मूला है दैट E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम क्या है? हमारा नेग्लेजेबल मास, ठीक है, जहाँ पर हम लोग मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सी है हमारे यहाँ स्पीड ऑफ लाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो, फोर्स के अंडर में जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो, यानी कि एब्सोल्युटली हायर स्पीड से, तब उसके मास को हम नेग्लेजेबल मान लेते हैं या फिर नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। डिसअपियर्स यानी कि डिसअपियर हो जाता है उसका मास, तब वो किसके इक्वल हो जाता है? एनर्जी के इक्वल, यानी कि उसमें इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाता है क्योंकि वो स्पीड से मूव कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग मास को डिसअपियर्ड मानते हैं। ओके, सो आज के मेरे इस वीडियो में यही तक। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो। ओके, थैंक यू।